हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर। अच्छा, ये कहानी है एक छोटे से बच्चे के बारे में। जर्मन सिटी उल्म के अंदर ये छोटा सा बच्चा पैदा होता है ऑन 14 मार्च 1879 को। इस छोटे से बच्चे का नाम होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसकी वजह से आपको क्लास 9th की साइंस के अंदर इतनी मुश्किल चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन होता है 2.5 साल तक ये कुछ भी नहीं बोल पाते। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बच्चे जो होते हैं 2 साल की उम्र के होते ही कुछ चीज़ें बोलने लगते हैं, जैसे मम्मा पापा। ये कुछ भी नहीं बोल पाते थे 2.5 साल तक। जब इन्होंने बोलना सीखा, अटर्ड मतलब कि जो भी ये शब्द निकाला करते थे उसे ये 2 बार बोलते थे। जैसे मम्मा बोलना है, इन्हें मम्मी को बुलाना है तो हम लोग नॉर्मली मम्मी इधर आओ 1 बार बोलते। ये कैसे बोलते थे? मम्मी मम्मी इधर आओ, इस तरीके से। तो हर एक वर्ड को 2 बार बोलते थे। इसी वजह से जो भी इनके दोस्त थे, प्लेमेट्स थे, जो इनके साथ खेला करते थे, वो लोग इसे बोलते थे ब्रदर बोरिंग। अरे यार, ये तो बोरिंग इंसान आ गया, हमारा ब्रदर बोरिंग आ गया, मतलब बोरिंग भाई आ गया। जो उसकी मदर थी वो भी आइंस्टाइन को एज अ फ्रीक रिगार्ड करती थी। फ्रीक मतलब कि अजीब सा, डिफरेंट पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो सर का साइज था वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल था, काफ़ी बड़ा सा था उनका हेड। स्कूल के अंदर जो उनके हेड मास्टर थे वो उन्हें रिगार्ड करते थे एज स्टूपिड। रिगार्डेड का मतलब कि उन्हें बोलते थे अरे ये तो बहुत स्टूपिड है और गुड फॉर नथिंग है, किसी भी काम का नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने इन सबको गलत प्रूव करा। जब ये 6 ईयर के हुए तो इनकी मदर ने बेस्ट मतलब कि इनसे रिक्वेस्ट करा, इनको सजेस्ट करा कि तुम वायलिन बजाना सीखो। आइंस्टाइन ने ऐसा ही करा और ये एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए। मतलब इतना अच्छा वायलिन बजाने लगे कि लोग बोलते थे अरे वाह क्या वायलिन बजाया है। 15 साल की उम्र में इनकी फैमिली को म्यूनिच शिफ्ट होना पड़ा। ये जो म्यूनिच जगह थी यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता था। यहाँ पर ईजी नहीं थी चीज़ें। ही डिड नॉट फील एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन। जो यहाँ की चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। कहाँ की चीज़ें सर स्ट्रिक्ट थी? यहाँ के स्कूल की, म्यूनिच के। टाइम टेबल था हर चीज़ को लेकर। अब आइंस्टाइन को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कभी कभी तो उनकी लड़ाई हेड मास्टर से भी हो जाती थी, टीचर से भी हो जाती थी। वो बोलते थे कि हिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसे तो बुक से ही देख लो। डेट याद करने की क्या ज़रूरत है हिस्ट्री की, इन्हें तो बुक से ही देख लो। टीचर गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे अरे तुम हमें सिखाओगे, हम टीचर हैं, हमसे ज़्यादा तुम नहीं जानते। आइंस्टाइन ने फाइनली डिसाइड करा और अपना स्कूल छोड़ दिया। अरे वाह! लेकिन फिर कहाँ गए आइंस्टाइन? आइंस्टाइन हायर एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं जो कि ज्यूरिच के अंदर होती है। जहां का एटमॉस्फेयर थोड़ा लिबरल था। लिबरल की मतलब यहां पर आज़ादी थी। एमिनेबल का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पर जो भी चेंजेस होते थे उन्हें लोग जल्दी से मान लिया करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आइंस्टाइन ने बोला था कि हिस्ट्री की जो बुक है उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत, अगर हम डेट्स ही हमें याद करनी है तो उन्हें याद करने की भी क्या ज़रूरत है। हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, बुक में ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने स्कूल में भेजी थी तो स्कूल वालों ने बहुत बेइज्जती करी थी, टीचर्स ने बहुत बेइज्जती करी थी। कहाँ के स्कूल के? म्यूनिच के स्कूल के टीचर्स ने। लेकिन जब ये ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ के टीचर्स इनकी बातें सुनते भी थे, इनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी करते थे। यहाँ पर जो आइंस्टाइन थे इन्हें फिजिक्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट शो करा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर। आइंस्टाइन जब वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी एक फ्रेंड भी बन गई जिसका नाम था मिलीविया। मज़े से आइंस्टाइन मिलीविया के साथ घूमा करते थे। अच्छा, मिलीविया भी आइंस्टाइन जितनी ही इंटेलिजेंट थी और क्लेवर थी। लेकिन जो आइंस्टाइन की मदर थी वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी मिलीविया से हो। बोलती थी अरे ये मिलीविया सही लड़की नहीं है, इनसे शादी मत करो तुम। आइंस्टाइन तो मिलीविया से दिल लगाए बैठे थे, उन्हें तो उसी से शादी करनी थी। फाइनली वो उससे शादी करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बाद में उनके 2 बेटे भी होते हैं। लेकिन शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती और ये लोग डाइवोर्स ले लेते हैं इन 1990। शादी टूट जाती है।
आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, आइंस्टाइन की जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई थी, तब एल्बर्ट आइंस्टाइन एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर वर्क करते थे इन पेटेंट ऑफिस एट बर्न। अब टेक्निकल एक्सपर्ट बोल लो या क्लर्क बोल लो, जो ऑफिस का काम करते हैं ना छोटा मोटा, उस टाइप से आइंस्टाइन काम करते थे। एक पेटेंट ऑफिस था बर्न के अंदर, यहां पर ये काम तो करते थे, लेकिन साथ में चुपचाप अपनी कुछ ना कुछ रिसर्च भी करते रहते थे। सीक्रेटली अपने नए नए आइडियाज के अंदर दिमाग लगाते रहते थे। यहां पर उन्होंने रिलेटिविटी के बारे में कुछ पढ़ना और रिसर्च करना शुरू करा। 1915 तक इन्होंने पब्लिश करा पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी एक बहुत इंपॉर्टेंट थी आइंस्टाइन के लिए। वर्ल्ड फेमस जो इक्वेशन है वो इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आई है, जिसे हम लोग बोलते हैं E=mc²। याद रखना, ये किसने दी है? आइंस्टाइन ने। कब दी है? जब वो अपने ऑफिस का काम करते थे। अब आप बोलोगे कि सर हम तो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आकर इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, अच्छा सर चंपा को भी मैसेज करना होता है, फिर चमेली को भी करना होता है, हम तो बिजी हो जाते हैं। आपके इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं। आइंस्टाइन सोचो जॉब भी करते थे और फिर कितनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर मेहनत भी करते थे। 1915 तक उनके जो पेपर थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो काफ़ी ज़्यादा न्यू डेफिनेशन देते हैं टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। लोग काफ़ी ज़्यादा इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं और इसी की वजह से वो एक नोन पर्सनैलिटी बन जाते हैं। सब लोग उन्हें जानने लगते हैं, अच्छा ये वही आइंस्टाइन है जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी थी। 1919 तक ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप जो उनकी थ्योरी थी वो एक्यूरेट हो जाती है। मतलब उनकी थ्योरी कुछ सोलर एक्लिप को लेके थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है और पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर रिवॉल्यूशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह आइंस्टाइन तो बड़े महान हैं। 1933 तक वो इमिग्रेट हो जाते हैं टू यूएस, मतलब कि यूएस में चले जाते हैं। अच्छा, आइंस्टाइन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नाजीज जर्मनी के अंदर पावरफुल हो चुके थे। अब आइंस्टाइन को एक डर था कि नाजीज इनको पकड़ के ये ना बोले कि आइंस्टाइन तुम इतने दिमाग वाले हो, एक ऐसा बम बनाओ कि हम लोग 2 मिनट में अमेरिका को उड़ा दें। तो आइंस्टाइन यही सोचते थे और इसी वजह से फिर ये यूएस चले गए। इन्होंने सोचा कि यूएस में जाना ही सेफ है, नहीं तो मुझे हिटलर पकड़ लेगा और कुछ ना कुछ कमांड करेगा चीज़ करने की। He did not want his finding and research to be used for destruction। वो ये चाहते थे कि जो भी उन्होंने रिसर्च करी थी, जो भी चीज़ें वो जानते थे, उससे डिस्ट्रक्शन ना हो, तबाही ना हो। 1938 तक जब जर्मनी ने डिस्कवर करा प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि एटॉमिक बॉम्ब बनने वाला है और बहुत बड़ा खतरा है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। जर्मनी के अंदर डिस्कवर होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? एक बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब जिसे हम लोग बोलते हैं। ये देखो, ये होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। बोलोगे सर ये क्या होता है, ये तो छोटा मोटा ही लग रहा है। नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉम्ब होता है, इतना पावरफुल होता है कि इससे पूरा का पूरा देश डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब आइंस्टाइन को इस चीज़ के बारे में पता चल गया था तो उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, बोला कि एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है जर्मनी, बच के रहना, पूरा देश पूरी दुनिया खतरे में है। 1945 तक अमेरिका ने ही, जिसको आइंस्टाइन इतना अच्छा समझ रहे थे, उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप करा एट नागासाकी एंड हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के अंदर ऐसी जगहें हैं जहां पर एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप करा गया था, जिसकी वजह से वहां पर आज भी डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। तबाही ही तबाही हो गई थी। ही वॉज डीपली हर्ट। आइंस्टाइन को बहुत दुख होता है। वो यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि ऐसी सारी चीज़ों को, मतलब कि दोबारा से रिकरेंस का मतलब ये कि दोबारा से ऐसे डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें ना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन वर्ल्ड पीस के लिए, मतलब दुनिया के अंदर शांति रहे, इसके लिए एडवोकेट करें, मतलब कि लड़ाई करते रहे कि दुनिया के अंदर शांति बन जाए और डेमोक्रेसी आ जाए।
76 की एज पर उनकी डेथ होती है इन द ईयर ऑफ 1955। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। होमवर्क के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट, उन्होंने कैसे रिएक्ट करा था टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया था यूएस ने, तब आइंस्टाइन ने कैसे रिएक्ट करा था। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कमेंट जरूर करना। अच्छा, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। सर मेंबर बनने का क्या फ़ायदा है? सैम्पल पेपर मिलेंगे और बेटा नोट्स मिलेंगे। सैम्पल पेपर किस काम आएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो भी एक इस चैप्टर के ही नहीं, बाकी सारे चैप्टर्स के भी, साइंस के भी। तो बेटर है आप सैम्पल पेपर्स ले लो ज्वाइन करके मेंबर बन के। नोट्स भी मिलेंगे और आपको साथ में शाउट आउट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।